तो छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर सख्ती के बाद क्या सरकार सुलह के मूड में है? सीएम भूपेश बघेल के बयान से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया था, सैलरी काटने के आदेश दिए थे। शासकीय कर्मचारियों ने इस आदेश की प्रतियां जलाई, लेकिन अब सीएम ने कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। इससे कर्मचारी संगठनों को भी उम्मीद जागी है। बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। हड़ताल के बाद सैलरी काटने का सख्त संदेश और अब बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कहना क्या सुलह का संकेत है? सीएम भूपेश बघेल का यह बयान इसी तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों ने केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल की थी। इस दौरान दफ्तरों पर ताला लटका रहा, लेकिन यह हड़ताल कर्मचारियों को भारी पड़ी। प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को सैलरी न दिए जाने का फैसला लिया। इस फैसले पर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, आदेश की प्रतियां जलाई जा रही हैं। शासकीय कर्मचारी आदेश के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और रायपुर समेत कई जिलों में आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। आंदोलन पर जाने की बात भी कही गई है। हालांकि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल का बयान है। सीएम ने कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। सीएम के इस बयान के बाद कर्मचारियों में आस जगी है। अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक ने इसे अच्छा संकेत बताया और कहा कि कर्मचारी भी बात के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आज आपात बैठक रायपुर राजधानी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक किए गए सशक्त आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा चर्चा न करने और उल्टा 5 दिन का वेतन काटने का तानाशाही आदेश जारी किया गया है। इससे रुष्ट, नाराज और आक्रोशित कर्मचारियों ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की घोषणा की है। हड़ताल के बाद सख्ती और फिर सुलह के संकेत। सीएम के बयान के बाद कर्मचारी संगठनों को उम्मीद जगी है। अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांग पर क्या फैसला लेती है और कर्मचारी सरकार के फैसले से कितने सहमत होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे आगे, चर्चा भी हम करेंगे। पहले आपसे तारुफ करवा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, आप प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोशिश होगी राजीव चक्रवर्ती जी भी नजर आ रहे हैं और कमल वर्मा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और इसके बाद हम चर्चा को आगे ले जाएंगे। सबसे पहले चक्रवर्ती साहब, आपसे मेरा सवाल कि आज इस तरह की सुलह की बात आ रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर अभी पिछले 5 दिनों के हड़ताल में बहुत लगभग 2400 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। बहुत सारे लोग जो गांव से दूर दूर से आते हैं राजधानी रायपुर में काम कराने के लिए, उन्हें निराश होना पड़ा। तो ये बहुत एक निराशा की स्थिति है और एक दुर्भाग्यजनक बात जो हुई है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुलह का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हड़ताल के 5वें दिन 5 दिन का वेतन काट देना, तो जो लगभग मूल वेतन का 25% होता है, अगर नहीं, लेकिन पूरे वेतन चक्रवर्ती साहब काट देते हैं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिनियम का रास्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिनियम के मुताबिक तो वो कार्रवाई बनती है, क्योंकि सारे एक साथ हड़ताल नहीं कर सकते और उस पर भी नहीं जा सकते, एक साथ अवकाश भी नहीं ले सकते। वो तो कानून में लिखा है ना। नहीं, कानून में लिखा, लेकिन अल्टीमेट दिया क्या था 1 महीने पहले? जो लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट 1889 और लेबर एक्ट 69 के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि कर्मचारी 1 महीने की अल्टीमेटम के छुट्टी पे छुट्टी ले सकते हैं। अब वो सामूहिक वाली आप बात बोल रहे हैं, उसका मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन 5 दिन का वेतन काट देना ये अन्यायपूर्वक है, अमानवीय है। उसके बाद ये कहना कि अभी देखिए, एक खुशखबरी अभी भी आई है, हमारे समवर्ती मध्य प्रदेश ने भी दे दिया, इससे बड़ा राज्य है। उन्होंने मांग थी कि डीए जी उसे बढ़ा दिया है। हाँ, वो केंद्र के समान 34% पहुंच गया। धनंजय ठाकुर साहब भी हैं। ठाकुर साहब, आपको अगर कोई जवाब हो चक्रवर्ती साहब का, अगर आप देना चाह रहे हो। एक दूसरा, सुलह के संकेत भी दिए जा रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि हमसे कोई मिल भी नहीं रहा। ये बड़ा विरोधाभास है। ठाकुर साहब,
देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी समस्या का निराकरण तभी होगा जब संवाद स्थापित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर राज्य के कर्मचारियों को संवाद के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा कि हर विषय का, हर समस्या का निराकरण चर्चा और स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात मैं भी सुन रहा था राजू चक्रवर्ती जी को इस बात को और अध्ययन करना चाहिए कि 2006 जो कर्मचारी अधिनियम जो निर्माण किया गया है, उसके निर्माण करने की जिम्मेदारी रमन सिंह की सरकार के ऊपर जाती है। इन्होंने इस निर्माण किया ताकि कर्मचारी जो है लोकतांत्रिक तरीके से बात ना रख सके, वो जाएगा इस प्रकार के कड़ा बनाया जाएगा। ये नियम बनाने वाले भी पूर्व की भाजपा की सरकार है। दूसरी बात मैंने कहा ना, महंगाई को लेकर कर्मचारी लगातार ये बात कर रहे हैं और महंगाई एक ग्राम समस्या देश में है। निश्चित तौर पर हमारे कर्मचारी साथी महंगाई से पीड़ित है, क्योंकि अगर 410 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर का 1300 रुपए 1100 के आसपास मिलेगा तो महंगाई तो है नहीं। अगर दाल, आटा, चावल, दूध पर अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो महंगाई बढ़ाने वाला है। पेट्रोल डीजल पर अगर टैक्स लग रहे 20 से 22 रुपए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, तो महंगाई बढ़ाने वाला है। और पूरी तरीका से हमारी सरकार जो आप देखेंगे, ठाकुर साहब, इतनी महंगाई के दौर में 5 दिन की तनख्वाह काट लिया आपने। मैंने कहा ना, जैसा आपने पहली बार जिक्र किया कि कर्मचारी अधिनियम के चलते सारी चीजें हुई हैं और इस अधिनियम को, इस काला कानून को बनाया किसने था? इस काला कानून को रमन भाजपा की सरकार ने बनाया था। हमारी सरकार तो कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक हमेशा से बात करती है और हमारी सरकार ने 3 साल में कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले किए। पुरानी पेंशन की बहाली अगर किसने की तो हमारी सरकार ने की है। उसके 17,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार आज भी दे रही है ना, उसमें अलग कर रही है। हमारी सरकार ने सप्ताह में 5 दिन के काम का सुविधा प्रदान करने का हमारे कर्मचारी साथियों के लिए किया है। जो निकम्पा नियुक्ति ने 10% का सिविल लगा रखा गया था रमन सरकार के दौरान, उस लाइन को भी हटाने का हमारी सरकार ने किया। आप देखेंगे कोविड के दौरान 700 से अधिक कर्मचारियों की जहां देहांत हुआ, आकस्मिक निधन हुआ, उसके परिजनों को भी निकम्पा नियुक्ति देने का हमारी सरकार ने किया। बस्तर बटालियन, अगर बस्तर में कोई पुलिस के अधिकारी का बहुत अच्छी बात नहीं ठाकुर साहब, ठीक, वो लिस्ट लंबी नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। इतने अगर आपने कर्मचारी हित में काम किए, ये बात सही है, पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था और जो तमाम चीजें आपने गिनवाई, इतने अगर कर्मचारी हितैषी आप हैं तो 5 लाख या 4.5 लाख लोगों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप उन्हें कन्वे नहीं कर पा रहे? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैंने कहा जिस दिन कर्मचारी आंदोलन के लिए गए, आप देखेंगे हमारे सरकार के जो प्रवक्ता है राहुल चौबे जी, मंत्री भी हैं, उन्हें स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों के हित में सरकार निश्चित तौर पर संवेदनशील है, कर्मचारियों को चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों को लगा कि उनकी मांग नहीं मानी जा रही है, आंदोलन करना स्वतंत्रता ही है देश की, हर कोई अपनी बात रख सकता है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि संवाद स्थापित करने से हर समस्या का होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारी साथियों से आह्वान करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संवेदनशील मुख्यमंत्री, सभी वर्गों के साथ न्याय करते हैं और हमारी सरकार ने 3 साल 3.5 साल में कर्मचारियों में अनेक फैसले लिए हैं और आपकी समस्या को हमारी सरकार सहानुभूति पर विचार कर रही है। मैंने कहा ना, महंगाई इसकी जड़ है और महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को तकलीफ है, सरकार को सहानुभूति पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठन को आगे आकर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी चाहिए। जी जी, अब जिक्र आया है महंगाई का तो सवाल बनता है राजीव चक्रवर्ती साहब आपके लिए, कमर तोड़ महंगाई या महंगाई डायन, ये सारे शब्द आप ही के डोमेन से आए हैं और अब ये शब्द कहीं सुनाई नहीं देते और कर्मचारियों पर मार तो इसकी भी है। चक्रवर्ती साहब, नहीं देखिए, ये महंगाई जो भत्ता बढ़ता है वो प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5 वर्ष बाद रिव्यू होता है कर्मचारियों के सैलरी का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो सरकारी संस्थान हो। हाँ। अब महंगाई बढ़े या ना बढ़े, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है और सरकार 2017-18 के पूर्वार्ध में जब थी तो माननीय बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी दोनों ने जाकर, और पुनिया साहब भी जाकर कहा था कि महंगाई भत्ता का रिवीजन हम करेंगे। हमारी सरकार का पहला साल किसानों का रहेगा, दूसरा साल कर्मचारियों का रहेगा। हम बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता और जो दूसरी जो लंबित मांगे हैं कि जो आवास की समस्या बहुत बड़ी, हाँ। तो जो जीएडीए के थ्रू जो मकान बनाए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिसमें कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े कमरे हो, बड़े बड़े मकान हो, उसमें गार्डन हो। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि सरकार ना तो किसानों के प्रति गंभीर रही, ना बेरोजगारी का जो वादा था उसके प्रति गंभीर रही, और जो कर्मचारी बंधु है जो 4.5 लाख के करीब आसपास है, ना तो उसके प्रति गंभीर रही। आप तो शुरुआत से बात कह रहे हैं कि भाजपा लगातार आरोप, महंगाई बढ़े या ना बढ़े। दरअसल
जनमत तो उन्हें मिल रहा है ना। आपने किसान की बात कही, आपने घोषणा पत्र के मुद्दों की आप बात गिना रहे हैं, नहीं जनमत मिल रहा है। अभी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आप देखिए, 6 महीने बाद दिख गया ना, लोकसभा में सरकार उड़ गई, 9 सांसद, हमारे जीत क्या है। अब तो कहते थे कि 6 महीना इतना हमने ऐतिहासिक काम कर दिया कि 11 की 11 सीटें कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद जो जीती गई तो डायरेक्ट कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ मध्य प्रदेश की तर्ज पर, वो तो पार्षदों के थ्रू इलेक्शन हुए। चलिए, और पार्षदों में भी जो क्या तोड़फोड़ हुई सब आप जानते हैं। जी जी, लेकिन सेम यही बात मध्य प्रदेश में भी कही जा रही है कि पता नहीं पार्षदों में कैसे तोड़फोड़ हो गई। मैं रोक रहा हूं आपको, नए मेहमान जुड़ गए हैं, थोड़ा देरी से जुड़े, उनके पास हमें जाना होगा। चक्रवर्ती साहब एक मिनट प्लीज। कमल वर्मा साहब, आप संयोजक हैं कर्मचारी फेडरेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना समझना चाह रहा हूं, क्या यह भी है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के भत्ते, 3 तरह के भत्ते मिलते हैं अलग अलग महकमों को, महंगाई भत्ताई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 34% मिलता है, केंद्रीय कर्मचारियों को 34% मिलता है, बाकी कर्मचारियों को तकरीबन ये 22% जाता है, क्या ऐसा है वर्मा साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी से मैं सहमत हूं। इसमें एक शब्द और छूट गया, आईएएस लोगों को 31% मिलता है छत्तीसगढ़ में, आईएएस को 31%, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 34%। ये सब जो है ना सभी जगह, इवन तो मैं बता दूं आपको, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम महंगाई भत्ता यदि मिल रहा है वो तो छत्तीसगढ़ राज्य को। हाँ। मैं आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी चक्रवर्ती जी बता रहे थे, अभी जैसे विधानसभा में ये सभी विधायक लोग जो है अपना अपना भत्ता बढ़ा दिए, है ना जी। तो वहां पर ये चाहिए था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले को विरोध करना चाहिए था। ये विरोध करना चाहिए था कि भाई हमारे कर्मचारी अधिकारी 2 साल से महंगाई भत्ते के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। तो पहले आप महंगाई भत्ता उन्हें दीजिए, उसके बाद ही हम महंगाई भत्ता लेंगे। ऐसा उनको जो है वहां सरकार का विरोध करना चाहिए था, लेकिन कोई विरोध नहीं किए। मतलब ये लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे जो है, हम वो सब मिलकर लड़ रहे हैं जी। ये चक्रवर्ती साहब से इसका जवाब लिया जाएगा। एक और सवाल वर्मा साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था लाई गई, आप सभी ने बड़ा उसकी तारीफ भी की और ये भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसे लेकर आपने आभार भी व्यक्त किया। तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं मिल सकती ना वर्मा साहब, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। नहीं, आपको एक चीज बता दूं, ये जो पुरानी पेंशन योजना जो लागू जो यहाँ हुआ है छत्तीसगढ़ में, है ना, ये कांग्रेस घोषणा पत्र में उल्लेख है इसका कि हम प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का भी वहां से दबाव था। राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट है जो पुरानी पेंशन योजना दोनों ने लागू किया। हमने ऐसा, देखिए फेडरेशन जो है ना 88 संगठनों का संगठन है, यदि सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी का। तो हमने जो है मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, उनका सम्मान किए। लेकिन महंगाई भत्ता जो है हर कर्मचारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर अधिकारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमें महंगाई भत्ता दे। महंगाई भत्ता जो हमारे वेतन का एक हिस्सा है, महंगाई भत्ता हमारा मौलिक अधिकार है, महंगाई भत्ता हमारा हक है। हम चाहते हैं सरकार से कि केंद्र के समान, और महंगाई भत्ता हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार वाले निर्धारित नहीं करते, एक केंद्र सरकार में एक एजेंसी है, एजेंसी तय करती है कि सूचकांक के आधार पर जो महंगाई भत्ता तय होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वर्मा साहब। ठाकुर साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, जो राज्य छत्तीसगढ़ के साथ बने थे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनका प्रोग्रेस कार्ड वनिस्पत आपके कमजोर है, ये मानते हैं आप, फिर भी उन राज्यों में 34% महंगाई भत्ता है। सवाल नंबर 1। दूसरा कि 22 और 34, ये एक बड़ा गैप है और इसे भरा जाना चाहिए। और एक बात जो और निकल कर आई, एक ही राज्य में 3 किस्म का महंगाई भत्ता, अफसरों को अलग, विद्युत कर्मचारियों को अलग, केंद्रीय कर्मचारियों को अलग। जी देखिए मलय जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जो कोविड के दौरान अपने किसी कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं किया। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के बाहर जो अन्य राज्य हैं उन्होंने अपने शासकीय कर्मचारियों के वेतन में 33 से 40% की कटौती कर दिया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपने कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया ताकि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उसका जो रिटायरमेंट का भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसा किसी और राज्य में नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए
सप्ताह में 5 दिन की ड्यूटी कार्यक्रम शुरुआत की, 2 दिन का अवकाश और किया है। ये दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, हमारी सरकार कर्मचारियों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है, सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार कर रही है। उन्होंने पहले भी कहा जब आंदोलन में थे तब, और आज ही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के साथ चर्चा के लिए तैयार है, कर्मचारी आए। और हमने कभी नहीं कहा कि कर्मचारियों को हमारी सरकार डीए नहीं देना चाहती। कभी किसी हमारे मंत्री ने, किसी हमारे अधिकारी ने नहीं कहा है। कुछ चीजें ऐसे होती है इसमें चर्चा करके निकलता है। सबसे बड़ी बात ललित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे कर्मचारी साथी वेतन बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथी किसी प्रकार की सुविधा की मांग नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ा हुआ है तो महंगाई भत्ता बढ़नी चाहिए, और हम तो पहले दिन से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कर्मचारियों की मांग जायज है। अगर महंगाई बढ़े तो देश के नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। महंगाई नहीं, आप बहुत खूबसूरती से रायपुर का मसला दिल्ली की तरफ ले जा रहे हैं। मैं रोक रहा हूं आपको। राजीव चक्रवर्ती साहब, एक बार फिर वही सवाल आ गया कि साहब आपने विरोध क्यों नहीं किया तनख्वाह बढ़ाने का, अपनी तनख्वाह बढ़ाने का। बहुत शॉर्ट में इसका जवाब, हालांकि ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब। दूसरा, क्या ये बात सही नहीं है कि श्रम कानूनों को बहुत करीने से केंद्र ने श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया है? मैं नए श्रम कानून की बात कर रहा हूं। वर्किंग आवर्स बढ़ाना, ज्यादा अख्तियार जो है वो मालिकान को देना, क्या ये बात सही नहीं है? आपने श्रम कानून का जिक्र किया, इसलिए मेरा ये सवाल। चक्रवर्ती साहब, बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए, जो आप श्रम कानून की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी पुनर्रचना हुई है। जब 1857 में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी और जब 8 घंटे की लड़ाई को लेके शिकागो में बहुत बड़ा एक लड़ाई की गई थी, तो उसके बाद जो श्रम कानून बदले गए और आज के हालात में जो मानवीय मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसके बाद अपने आप जो ग्रीवांसेस हुए हैं वो ये हुआ कि जो जितना काम करेगा उसको उतने हाई पैकेज में रखा जाएगा। तो श्रम कानून अप्रासंगिक हो गए थे, जिसके ऊपर बड़े बड़े औद्योगिक घराने बंद हो रहे थे। सीएट जैसी कंपनियां या फिएट जैसी कंपनियां देखेंगे जो दादागिरी से, श्रमिक संगठनों के दादागिरी से बंद हो रही थी। तो उसकी वजह से श्रम कानून की पुनर्व्याख्या की गई और श्रम कानून नए प्रकार से बनाए गए। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, वर्मा साहब आपके पास आ नहीं पाया, आप थोड़ा देरी से भी जुड़े, पर जितना आपने बातें रखी दमदारी से, बहुत अच्छी बात है। और सुलह के जरिए रास्ता निकले, 1200 करोड़ का जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी पता चले, 12,000 फाइलें अटक गई हैं, वो कम से कम चलने लगे। उसमें ऐसे लोगों की फाइल है जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हमारे पास कम था, अच्छी चर्चा हुई, तो सुलह की तरफ अब ये रास्ता जा रहा है। अब एक और अहम मुद्दे की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग देने आज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर द्वारा आयोजित #It'sNotOk, ये एक रन का नाम है दरअसल, इस रन में हिस्सा लिया। इस रन की कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय राजधानी में रन टू एम्पावर का आयोजन किया, जहां धावकों ने इट्स नॉट ओके कॉज के लिए दौड़ लगाई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ ये रन इस उत्पीड़न विरोधी अभियान कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके का हिस्सा रही। एम्पावरिंग का अर्थ है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी से ऊपर का जो स्टेप है डिग्निटी चाहिए। इस दौड़ को दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था सागरप्रीत हुड्डा ने झंडा दिखाकर रवाना किया और इसमें दिल्ली पुलिस के 50 कर्मियों ने भाग भी लिया। पुलिस की तरफ से ये संदेश है, #It'sNotOk to be silent। कोई भी अगर विमेन हैरेसमेंट का इशू होता है या कोई भी लड़की या विमेन के साथ कोई हैरेसमेंट करता है, तो उस विमेन को चाहिए कि वो साइलेंस को ब्रेक करे और पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करे। रन टू एम्पावर लॉ मेकर्स, लॉ एनफोर्सर्स, अभिनेताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आया और साथ ही एक मजबूत संदेश दिया कि महिलाएं समाज में उनकी सही जगह को एक बार फिर से वापस पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हैं। हम में से हर महिला लगभग ने ऐसा फेस किया होगा, सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट, बी इट फिजिकल हैरेसमेंट या ऑन द फोन। तो ये हमारी आदत है कि हम चुपचाप सह लेते हैं, बट इट्स नॉट ओके। यू हैव टू कॉल आउट पीपल हु हरास अस, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंपेन। ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन है।
है।